श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक विशेष मेहमान के साथ अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैंने अक्सर आपसे कहा है कि हमें किसी भी विधा में कोई व्यक्ति जो महारत रखता है अपने क्षेत्र में, हम उनको अपने स्टूडियो में बुलाने का प्रयास करते हैं। और इत्तेफाक देखिए, डॉक्टर रेखा फरीदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मुलाकात हमारी इनसे अपने मुल्क से बाहर जॉर्जिया में हुई, जब यहाँ का पूरा ग्रुप जॉर्जिया और बाकू, इन दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज में विजिट के लिए गया हुआ था। वहाँ पर भी मैंने डॉक्टर रेखा को जब इनकी पोइट्री के माध्यम से सुना, तो तभी से मैंने तय कर लिया और उनसे मैंने उसी समय इस बात का वचन ले लिया कि वो जब भी हम लौटेंगे तो वो समय निकाल कर फरीदाबाद से हमारे पास गुड़गांव आएंगी। और उसी कड़ी में डॉक्टर रेखा आज हमारे सम्मुख हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। डॉक्टर रेखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए तैयार रहे। साथियों, डॉक्टर रेखा सिर्फ MBBS के क्षेत्र में ही महारत नहीं रखती। शी हैज़ रिटायर्ड एज ए डॉक्टर फ्रॉम हरियाणा सिविल सर्विसेज। उसके बाद साथ साथ इनकी महारत पोइट्री में भी है। तो आज हम इन सभी पहलुओं के बारे में आपसे बात करेंगे। और एक बात और मैं शुरू में आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपसे बात करने के बाद मुझे ये बात स्पष्ट हो गई कि डॉक्टर रेखा जो हैं वो सिर्फ पोइट्री या MBBS के क्षेत्र में ही महारत नहीं रखती। उनका जीवन के प्रति जो अप्रोच है वो बहुत ही ऑल एम्ब्रेसिंग है। वो सिर्फ शरीर को एक शारीरिक इकाई के रूप में नहीं लेती, वो इसको बहुत से एस्पेक्ट्स का केंद्र मानकर बात करती हैं। आइए देखते हैं उनकी अप्रोच में, उनकी बातचीत में हमें क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है और हम क्या क्या लर्न करते हैं। डॉक्टर रेखा, आप हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा सा अपने कैरियर की शुरुआत आपने कब तय किया और क्यों तय किया कि आप डॉक्टरी लाइन में आएंगी और इधर आगे अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगी, थोड़ा बताने का प्रयास। सबसे पहले तो सर धन्यवाद। और जवाब देने से पहले मुझे कुछ पंक्तियां याद आई। मेरे पिताजी जो कि लॉयर रहे हैं 50 इयर्स, और आज भी वो रिटायर्ड लाइफ चलते फिरते 88 इयर्स में व्यतीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा वा कलहेन वा। क्या बात है। अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र और उससे संबंधित मनोरंजन में बीतता है। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ इस बात से कि इतने ऊंचे ओहदे पर रहते हुए भी सर ना सिर्फ हम आम लोगों को समझ सके जी, बल्कि उनको प्रतिभा को दिखाने का मौका भी देते हैं। यस। तो थैंक यू सर। अब मैं आपका जवाब देती हूँ। मैंने झांसी में अपनी पढ़ाई लिखाई की। और मुझे ये था कि मैं बाहर जाके कुछ और सीखूं जी। आज से 35 साल पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। झांसी, यू आर टॉकिंग अबाउट झांसी
रानी लक्ष्मीबाई की नगरी। ओके ओके तो एमबीबीएस के दौरान मेरे सीनियर्स रैगिंग में मेरे से कहते थे कि बोलो मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, पर मुझे तलवार की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी जवान तलवार की तरह वेरी चलती है। गुड दैट वेरी गुड वाज माय रैगिंग ओके इशू। ओके ओके मैंने दिल्ली से हाउस जॉब किया, श्री दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से, ओके गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड Okay. सफदरजंग ऑल्सो। ओके उसके बाद आई डिड डिप्लोमा फ्रॉम इग्नू इन एडमिनिस्ट्रेशन, Okay. एमडी फ्रॉम राम मनोहर लोहिया इन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके and I did my course in women empowerment from Uppsala University, Sweden. Okay. So government sent me there ओके after looking my work to save girl child. राइट And in MD I have taken my thesis topic how to stop killing of girl child. Okay. Yes. Okay. Okay. That had been very important issue with the health department of Haryana as well, जी। because there was a time जब ये कहा जाता था कि हमारे यहाँ लड़कियों के पैदा होने का जो नंबर है जी। वो बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे आप सब लोगों के एफर्ट से इस नंबर को गेन किया गया और फिर इस स्थिति में हम आ गए जहाँ पर लड़कियों का जन्म जो है वो लड़कों के मुकाबले में ऑलमोस्ट बराबर आ गया। जी। डॉक्टर रेखा, आपने अपने कैरियर के बारे में बात करते हुए ये बताया कि आप एक विशेष डिप्लोमा के लिए बाहर गए, आपने वहाँ पर इस बात को सीखा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर भी आपने करी। थोड़ा उसके बारे में मुझे आप बताएं कि बाहर अलग से क्या बात आपको सीखने को मिली। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, आप क्योंकि परिचित हैं, आप जानते हैं मेरी वाइफ खुद गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो सब इन समस्याओं को भी जूझती रही, आपकी वो कुलीग भी रही। जी। तो इसलिए मैं विशेष तौर पर जानना चाहता हूँ कि आपने बाहर विदेश में जाकर ऐसा क्या सीखा जो हिंदुस्तान में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको वो सहायक रहा। देखिए, मैंने एक चीज़ तो ये देखी कि वहाँ पर हार्ड वर्क के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है ओके और एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड इज टुवर्ड्स योर वर्क। ओके वहाँ झूठी शान नहीं है। जी। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी that professors are coming on bicycle, and that was 20 years ago. Okay. And one day I was staying in that hostel and ground floor पर classes होती थी. One day I came early ground floor and I was surprised to see that receptionist was sweeping the floor. Oh. And that taught me that you have to keep your attitude towards humanity, Yes. towards your work. Yes. और जैसा कि अभी आपने बात की, मैडम डॉक्टर हैं, आपकी मेरी अच्छी फ्रेंड रही जी। एंड शी वॉज ऑलवेज एट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। Yes. She never turned off any patient in the night, in the day, Right. sleeping hours. Right. And I am fortunate to meet her husband who remained in such a high profile service जी। and never shown an ego or just like that. डॉक्टर साहब, अभी मेरे ऑफिस में बैठे हुए मैं आपसे बता रहा था अपने एक अशार के माध्यम से कि मैं जब से शायरी में उतरा, मैंने पहली जो बात सीखी वो ये थी कि छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नज़र आने लगा है, अब तो हर शख्स में तू ही नज़र आने लगा है और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गज़ल कहने का हुनर आने लगा। क्या बात सर। मैं विद ऑल माई हम्बलनेस मैं ये बात कहूँगा कि डॉक्टर रेनू
उनकी डिवोशन, उनकी डेडिकेशन मुझे अब भी याद आती है कि वो कितनी भी थकी हुई आती थी तो रात को अगर कॉल आ गई फिर कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं पाती थी। That's true. वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागती थी। Yes. और आपको पता है वहाँ तो कैंपस में ही डॉक्टर्स रहते थे। जी। तो अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि वो अपनी डिवोशन के प्रति इतनी ट्रू थी कि उनको देख के आज भी सोच के प्रेरणा मिलती है कि ऐसी डेडिकेशन हो तभी डॉक्टरी का प्रोफेशन पे आदमी खरा उतर पाता है, अदरवाइज उतर नहीं पाता। इसी बात को, जज्बे को ध्यान में रखते हुए मैं सभी डॉक्टर्स के प्रति नतमस्तक होता हूँ और विशेष तौर पर गायनिकोलॉजिस्ट के प्रति जिनको ऑड आवर्स में भी जाकर अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके, अपने खाने को सेक्रीफाइस करके वहाँ समय लगाना पड़ता। इसमें सर श्रेय आपको भी इसलिए जाता है कि कपल इज अ यूनिट। Yes. जब एक पार्टनर सहारा देता है तो दूसरा आगे बढ़ता है। Yes. एवरीबडी शुड अप्रूव दिस। राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैड सच ए लवली पार्टनर। यस। और मैं तो ये कहूँगी आपका ये जो रेडियो बूज है जी, बूज का अर्थ है खो जाना। जी, एग्जैक्टली। एक प्रकार का नशा हो जाना। यस। और वो नशा साहित्य का भी हो सकता है। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आ हाँ रही जी, थी। जी जी, बताइए बताइए। तो जैसे कि मैडम को अपने काम के प्रति नशा था। जी जब आप खो जाते हैं अपने मकसद में जी, तो फिर आपको कुछ नहीं दिखता। 4 लाइनें कुछ इसी तरह की हैं। जी जी, इरशाद। मुझे सरगम सुनाई देती है, कोई कुछ भी कहता रहे। क्या बात है। मुझे सरगम सुनाई देती है, कोई कुछ भी कहता रहे। मुझे रोशनी दिखाई देती है, कोई अंधेरे में भी रखे। क्या बात है। क्योंकि आप मगन हो गए हो। राइट। उस वक्त आपके चक्षु जो है ना वो Yes. फिजिकल ना होके स्पिरिचुअल चक्षु हैं। राइट। आपको रोशनी दिख रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तानों का उल्हानों का। कोई भी बड़ा काम करेंगे तो रुकावटें, ताने, उल्हाने मस्ट है। यस। मुझे फर्क नहीं पड़ता तानों का उल्हानों का, मेरी धड़कन गवाही देगी, कोई कितनी जिरह करता रहे। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके इन अशार से आई एम रिमाइंडेड ऑफ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है। क्या मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। मुझको अल्फाज में ये जनून देती बहुत है। खूबसूरत। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब किसी भी काम में जनून मिलने लगता है जी, तो आदमी बूजिंग में आ जाता है। exactly. तब उसको ऐसी नशे की स्थिति आती है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब एक बात कहने में चूकूंगा नहीं, आप दोहरा नशा कर रही हैं। आप गायनिकोलॉजिस्ट भी हैं और आप शायरा भी हैं। तीसरा भी है सर। वो भी बताइए। मैंने रिटायरमेंट के बाद देखा कि हमारी एलोपैथी बहुत मजबूत है। यस। बहुत लोगों को जिंदगी देती है। एग्जैक्टली। परंतु कुछ क्रोनिक डिजीज हैं। यस। जिनका हल हमारे पास नहीं है। और उसमें हमारे जो भारतवर्ष की पुरानी पद्धतियां हैं जिसमें कि प्राकृतिक चिकित्सा, ओके, नेचुरोपैथी का बहुत बड़ा रोल है। यस। तो मैंने अभी 10 महीने ही हुए हैं एक नेचुरोपैथी सेंटर बनाया है अलोंग विद एलोपैथी। ओके। उसमें हमने पंचकर्म, शिरोधारा, ओके, और हर चीज की व्यवस्था रखी है। राइट। क्योंकि एक्चुअली हर व्यक्ति को पता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, पर हमें उसके रिमाइंड कराना होता है। yes. तो पंचकर्म से जो है वो
शरीर का शुद्धिकरण, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ये क्रियाएं हम करते हैं वहाँ। राइट। जी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी ये अप्रोच मैं समझता हूँ ज्यों-ज्यों आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं जी। और ज्यों-ज्यों आप डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट स्थिति में, मनोस्थिति में देखते हैं, आपको ये समझ आने लगती है कि कोई भी एक पैथी जो है वो इस पूरे शरीर के रोगों को पकड़ने में महारत नहीं रखती। जी। आप होम्योपैथी की मदद लें, एलोपैथी की मदद लें, आप आयुर्वेदिक की मदद लें। इसलिए हरियाणा सरकार भी बहुत सी ऐसी पैथीज के साथ मिला के पेश कर रही हैं और औषधियों को, जो मैं ये समझता हूँ जिसको होलसम ट्रीटमेंट कहते हैं, वो वाली ट्रीटमेंट दी जा रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें अपना रहे हैं। वाकई ये आपके लिए मुबारक की बात है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बीच में आपकी पोइट्री की तरफ आते हैं। आपने ये तो बताया बातों बातों में कि आपके फादर साहब भी बहुत अच्छे शायर हैं, कवि हैं। वो आज के दिन भी अपनी पोइट्री और शायरी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस विधा में कर रही हैं और क्या कोई आपकी पुस्तक भी पब्लिश हुई है अभी तक, या अभी आपका सिर्फ इनका संकलन ही चल रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। खुशकिस्मती से जॉर्जिया में मुझे मेरी पुस्तक रूहानी खुशबू और रूह की खुशबू, नाम मिलते जुलते हैं परंतु मुझे ये कलेक्शन के लिए यही सूट करता हुआ दिखा। और तीसरी पुस्तक है मेरी चांद के पार। 3 पब्लिश हो चुकी हैं और इनमें से खुशबू रूहानी का विमोचन जॉर्जिया में हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस पुस्तक की मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहूंगी और श्रोताओं को भी। तमन्नाओं की तितलियों के सुनहरे रंगीले पंखों से ख्वाबों के रेशमी पर्दे आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे हैं। तमन्नाओं की तितलियों के सुनहरे रंगीले पंखों से ख्वाबों के रेशमी पर्दे आहिस्ता आहिस्ता लहरा रहे हैं और बेचैन इंतजार के पल मासूम मोहब्बत को गुनहगार ठहरा रहे हैं। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात की डॉक्टर साहब। मुझे याद हो आया जब हम लोग जॉर्जिया में सब जितने भी साथीगण गए हुए थे, हम सब लोगों ने एक काव्य गोष्ठी करी थी जिसमें मुझे प्रिजाइड ओवर करने के लिए बुलाया गया था। तो अपने प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स में मैंने ये बात कही थी जो नीरज जी ने भी कही कि मनुष्य होना श्रेष्ठ है और कवि होना उससे भी श्रेष्ठतम बात है। तो मैं ये समझता हूँ परमात्मा ने आप सबको ऐसे प्रोफेशन से नवाजा है जो अपने आप में एक नोबल काम है। लेकिन जब आप काव्य में उतरते हैं तो आप नोबल से भी नोबलेस्ट एस्पेक्ट को टच करते हैं और वो बात आपकी जीवा से, आपके व्यक्तित्व से, आपके ओवरऑल ऑरा से जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। परमात्मा आपकी इन गतिविधियों को आगे बढ़ाता रहे। और मैं चाहूँगा हमारे श्रोताओं को आप अपने अशारों में से कुछ एक अशार और अगर हैं तो वो आप सुनाएं। जी, मैं 2
4-4 लाइनों के मुक्तक कहूंगी। जी। एक तो गम शब्द का इस्तेमाल किया था आपने अपनी जी शायरी में, जी जी तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मत सोचिए कि आप ही के पास में है सारा गम। हाँ, गौर करिए तो हर शख्स की आंखें सदा रहती हैं नम। नम, बिल्कुल। और सुबह सुबह सुमन पर ये बूंदे आई कहाँ से, हम्म, सुबह सुबह सुमन पर ये बूंदे आई कहाँ से, जाहिर है फूट फूट करके रात भर रोया है तम। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, यही तो कवित्री की, कवि की, शायर की खूबसूरती है कि वो हर एक एस्पेक्ट में एक तो काव्य ढूंढता है और फिर उसका जो एक्सप्रेशन है वो इतना खूबसूरत ढंग से देता है कि चीज़ों को बहुत गहराई से, बहुत संवेदनशीलता से वो समझ आने लगता है। आपकी इन बातों से आई एम रिमाइंडेड ऑफ, मैं कहा करता हूँ कि छोड़ बाहर को और मन को देख। जी। छोड़ बाहर को और मन को देख, भीतर है जो धन को देख। क्या क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को बहुत देख। खूब। तो सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो भीतरी फन को देखने की आंख को जगा लेते हैं। और जैसे आपने शुरू में अपनी शायरी में कहा, और जो आपके फादर साहब का भी मैसेज है कि केवल चंद लोग होते हैं जो काव्य जैसे श्रेष्ठतम गुणों के माध्यम से अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। जी। अदरवाइज तो दुनिया में कितनी ही बुराइयां हैं जिनमें लोग संलग्न रहते हैं जी। और अपना समय गुजार के यहाँ चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आज श्रोताओं, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक बहुत एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट प्लस एक सेंसिटिव कवित्री हमारे बीच में आई हैं। आपने 3 पुस्तकें लिखी हुई हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये अपनी पोइट्री की बुक्स के साथ आएं ताकि हम जरूर सर। इनके साथ और अधिक शायरी पर और इनके प्रोफेशन के सक्सेस के ऊपर हम बातचीत करें। डॉक्टर रेखा, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आप आई, विशेष तौर पर फरीदाबाद से गुड़गांव आने में भी आजकल बहुत ट्रैफिक रहता है, लेकिन आपने समय निकाला। हम पुनः तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।